नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ प्रश्नों को लिए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सिलेक्टेड भी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें ताकि सारे का सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, सारा प्रश्न और याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है मेरा कि किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्या करें प्रश्न में, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट छुपा हुआ है इसमें, ठीक है, कि विभवांतर होता है क्या। ठीक है, क्या होता है विभवांतर होता है क्या। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ पे दो बिंदुओं लिख के ये क्लियर कर दिया है कि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है। विभवांतर मीन्स क्या होगा, विभव का अंतर। अब विभव का अंतर कहाँ होगा भाई, कहीं पे ग्रेटर देन होगा, कहीं पे लेस देन, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो उस दो बिंदुओं के बीच की विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हो गया कि विभवांतर को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं। विभवांतर हो गया दो बिंदुओं के बीच, और विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वोल्ट मीटर का हम प्रयोग करते हैं। किसको मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए, या किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापने के लिए, स्पेसिफिक विभव को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको याद होगा तो आप कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, और नहीं याद होगा तो आप बताएंगे कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि पराग कणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। पूछा गया प्रश्न है दोस्त, ऐसा नहीं कि हम कहीं से उठा लिए हैं और ये कर दिए हैं। सारे के सारे प्रश्न पूछा गया है और एक कन्फ्यूजिंग है, लोगों को ध्यान में नहीं रहता है। यही सब प्रश्न क्या करता है कि रिजल्ट के लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही दो चार प्रश्न के कारण बहुत सारे लोगों को जो टैलेंटेड हैं, जिसको ये सोचते हैं कि हमें सभी पता है, हर चीज़ पता है, पूरा साइंस याद है, लेकिन ये सब क्वेश्चन उनको भी कन्फ्यूज करता है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या सही चीज़ है और क्या गलत है। तो पराग कणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोलॉजी। क्या बोलेंगे, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं। पॉलिनोलॉजी में क्या हो गया, पॉ से पराग हो गया, तो पराग कणों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोलॉजी बोलेंगे। एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और जीके के भी प्रश्न में पूछा गया है, जो मैं आंखों से देखा हूँ। ठीक है, तो ये और भी रेलवे के एग्जाम वगैरह में भी एक दो बार मिला है प्रैक्टिस करते समय में, जिस समय हम लोग तैयारी करते थे उस समय में। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे ही गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है तो, लेकिन कन्फ्यूजिंग वाला था, तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है। ठीक है, सूर्य तो क्या करता है, उत्सर्जित करता है प्रकाश को, और प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग मिले हुए रहते हैं। तो कह रहा है कि उसमें जो है सर्वाधिक चमकीला जो उत्सर्जित करता है, उसमें सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है, तो पीला और हरा होता है। क्या होता है, सर्वाधिक चमकीला में क्या हो जाएगा, पीला हरा। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है पीला तो सबसे पहले पीला मारेंगे, नहीं तो पीला नहीं दिया हुआ तो हरा मारेंगे। ठीक है, इनमें से दोनों दिया हुआ है तो दोनों मारेंगे। समझ रहे हैं बात को, तो पीला या हरा दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। लेजर जिसका हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे कार्यों को करने के लिए, तो ये इसके समर्थन के वैज्ञानिक सबसे पहले कौन थे, तो मैक्सवेल थे। कौन थे, मैक्सवेल ने दिया लेजर के समर्थन में। ठीक है, लेजर के समर्थन के सिद्धांत में कौन दिया, मैक्सवेल। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आता है, जो आप इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे, चैप्टर में फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा मैक्सवेल का नियम को। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये पिछले एक और मैंने सेट बनाया है, उसमें भी प्रश्न आ गया है, रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह से प्रश्नों को पूछा गया है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, वही चीज़, संक्रमण को रोकना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बाहरी बीमारियों के आक्रमण हमारे बॉडी पे होता है, तो उसे हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। क्या करता है, डब्ल्यूबीसी। आप कमेंट करके बताएं कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि नेत्रदान में, जो नेत्रदान में दाता है वो आंख के कौन सी भाग का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से भाग को दान करता है, कौन सी भाग का प्रयोग किया जाता है जब दान करता है वो, तो कॉर्निया। क्या हो जाएगा, कॉर्निया। हम क्या करते हैं, कॉर्निया को ही दान करते हैं, और कॉर्निया ये एक आंख से दूसरी आंख में ट्रांसप्लेटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब क्या परिवर्तित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और ये कंफ्यूजिंग भी है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, नॉट परिवर्तन, अपवर्तन होता है, तब क्या परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, मतलब क्या नहीं बदलता है अपवर्तन के, तो इसमें क्या होता है, इसका तरंग नहीं बदलता है। ठीक है, तरंग क्या होता है, सेम होता है। जब किसी प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है,
आप पढ़े होंगे, नहीं तो मैंने भी कुछ छोटी छोटी वीडियो एक दो बना रखा है, ज़्यादा तो नहीं बनाया है। आप कमेंट करके बताएंगे तो हम अपवर्तन और प्रवर्तन से बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो इसमें बोल रहा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो है दोस्त वो कभी नहीं बदलता है, अपवर्तन होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, पत्ते के कौन से भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेड़ पौधे में जो पत्ते होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उसका कौन सा भाग हिस्सा है जो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपरी। क्या हो जाएगा, ऊपरी, क्योंकि ऊपर वाला सारे के सारे पार्ट क्या होता है, सनलाइट में डायरेक्टली रहते हैं, तो ऊपर वाले भाग जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें अत्यधिक होगी। नेक्स्ट है, फ्लोराइड हानि पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, फ्लोराइड हानि पहुंचाता है। आज मैंने एक वीडियो ओनली रेफरेंस पे डाला है जिसमें दांतों से संबंधित चीज़ों को बताया है और उसमें पेस्ट के बारे में बताया है, पेस्ट में फ्लोराइड डाला हुआ रहता है ये भी बताया है। तो यहाँ पे प्रश्न आ भी गया है और पूछा भी गया है एग्जाम में कि फ्लोराइड हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये प्राय सभी पेस्ट वगैरह में मिला हुआ रहता है फ्लोराइड। तो दांतों को क्या करता है, दांतों को, ये दांतों को तो चमकाता ही है लेकिन दांतों को नुकसान भी पहुंचाता है। और इसीलिए पेस्ट वगैरह करने से हमारा दांत क्या होता है, चमकने लगता है। खासकर कोलगेट वगैरह के आप प्रचार देखे होंगे कि दांत चमक रहा है, और दांत चमकता भी है, लेकिन वो क्या करता है, उसके कलर को उड़ा देता है। जो मूल कलर रहता है दांत को उसको उड़ा के अंदर वाले कलर को दिखाता है, और इसलिए इसका और ये हानिकारक भी है। जो बॉडी के अंदर जाएगा तो बहुत सारे तमाम तरह की बीमारियों को ये उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है, चावल को बार बार धोने से, ठीक है, चावल को बार बार धोने से नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है भाई, तो विटामिन B6। क्या हो जाएगा, विटामिन B6। बार बार धोएंगे उसको तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए एक बार भी धोइए। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं 4-5 बार भी धो देती हैं उसको, तो उससे क्या होता है, विटामिन 6 जो है वो नष्ट हो जाता है। और इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चावल में इनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, बी का कॉम्प्लेक्स बहुत सारा है, B7 तक है, तो आप मार दीजिएगा उसमें B6। ठीक है, क्योंकि रहेगा तभी ना नष्ट होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन वही होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करके तेल से उसको वसा में हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। बहुत तरह से ये भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है। हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल की वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे या हाइड्रोजनेशन भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ को हम क्या बोलते हैं। अति प्रतिक्रियाशील, जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्केली धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल बोलते हैं। हम अभी धातु और धातु पढ़ा रहे हैं आवर्त सारणी के बाद धातु और धातु बताएंगे, तो उसमें तमाम तरह की जानकारी देंगे। क्षार धातु क्या होता है, हाइड्रोजन होता है क्या, निष्क्रिय गैस क्या होता है, और एल्केली धातु क्या होता है। ठीक है, तो एल्केली धातु का एक प्रमुख लक्षण ये भी है कि क्या होता है, प्रतिक्रियाशील होता है। क्या होता है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है। कौन होता है, एल्केली मेटल। कौन, एल्केली मेटल, एल्काइल मेटल भी बोला जाता है, एल्केली धातु भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है, पूछा गया है दोस्त। आप सोना चांदी का परमाणु संख्या बताएंगे कमेंट करके कि कितना होता है। प्राय लगभग सभी लोग सोना चांदी के बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सोना चांदी के परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोना और चांदी का क्या होता है। आज हम बता रहे हैं, जो बेरियम का पूछा गया है कि बेरियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 56 होती है। क्या होती है, 56 होती है। 5-6 याद रखिएगा, बेरियम, बस से बेरियम, बस से क्या हो गया, बेरियम, 5-6 याद रहेगा, 56। नेक्स्ट है, 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय रहता है। ठीक है, 13 प्रकोष्ठ से युक्त होता है किसका हृदय, तो क्यों क्या होता है दोस्त, केंचुआ में। किसमें होता है, केंचुआ में। केंचुआ में क्या होता है, 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय होता है। आप ऑप्शन यदि मिलेगा तो इसको देख कर भी आप नहीं मार पाइएगा, इसलिए याद रखिए कि केंचुआ में क्या होता है, 13 प्रकोष्ठ हृदय होता है। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। कल के वीडियो में भी ये प्रश्न आया था लेकिन दूसरे तरीका से आया था। ठीक है, कि तो इसमें है क्या कि अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देखें, उसमें था कि पेट्रोलियम से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। ठीक है, आज है अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद मार दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कल ये भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझाने के काम में आता है और ऑक्सीजन आग लगाने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा मापी जाती है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसका ऊर्जा की माप किसमें होती है। ठीक है, तो भोजन जो करते हैं उसमें जो ऊर्जा मिलता है उस ऊर्जा की माप हम कैलोरी में करते हैं। क्या करते हैं, कैलोरी में करते हैं। भारत में भी ये क्या है, कैलोरी में मापा जाता है। प्रति व्यक्ति प्रति बच्चों को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है उसको भोजन के कैलोरी मात्रा में हम मापते हैं। नेक्स्ट है, किससे संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी किया जाता है। ठीक है, तो प्राय आप लोग नाम सुने होंगे कि ईसीजी किया जाता है। क्या किया जाता है,
ईसीजी किया जाता है। तो ये किस तरह की बीमारी की जांच करने के लिए ईसीजी किया जाता है? तो हृदय संबंधित बीमारियों के लिए। किसके लिए? हृदय संबंधी बीमारियों के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी जांच किया जाता है। नेक्स्ट है म्यूंज मेटल किसकी मिश्र धातु है? ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्त, और आप गड़बड़ा जाइएगा इसमें, ठीक है, कि म्यूंज मेटल किसकी मिश्र धातु है। ठीक है, तो म्यूंज मेटल किसका हो जाएगा? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का और भी मेटल बनता है, मिश्र धातु बनता है, उसका आप नाम बताएं। और पीतल का भी बताएं और टका का भी आप बताएं। ठीक है, पीतल का पिताजी आपको याद होगा, ट्रिक मैंने बताया है एक वीडियो में, तो आप उस वीडियो को याद करें, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, चेक वीडियो को देखें, उसमें तमाम तरह के सभी जो मिश्र धातुएं हैं उसको ट्रिक द्वारा आपको याद कराया गया है। तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है कि म्यूंज मेटल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक याद रखिएगा। क्या? म्यूंज मेटल काजी, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट है मेढक के डिंभक, जिसको लार्वा बोला जाता है, लार्वा को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मेढक के डिंभक या लार्वा को हम क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल। या इसके छोटे बच्चा को हम टैडपोल बोलते हैं, जो मछली के समान दिखता है। ठीक है, उसको लार्वा से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मछली जैसा टैडपोल दिखने लगता है, तो मेढक को लार्वा को हम क्या बोलेंगे? टैडपोल बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि क्लोरीन मार दीजिएगा, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल में तत्व पूछेगा तो मैग्नीशियम मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? एक वैसा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और एक वैसा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं होता है, तो वो हो जाएगा, और एंटीबॉडी नहीं होता है तो AB में हो जाता है। साथ में आप यदि जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि AB लेने वाला है या देने वाला, कि O लेने वाला है और देने वाला। ठीक है, सर्वदाता और सर्वग्राही, आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप राय कमेंट कर जरूर दें। ठीक है, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और सभी दोस्तों मित्रों और संबंधी के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे हमें वीडियो बनाने में क्या हो, एक मोटिवेशन मिले कि वीडियो का लाइक जा रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।